अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 9 जिसका टाइटल है किंगडम प्लांटी। और इसमें हमने जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी। तो ये जनाब हमारे पास हमारा चैप्टर आ गया और इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी है। अब इसमें सबसे पहले बयान किया गया है कि जो तमाम दुनिया के पौधे हैं उनको किंगडम प्लांटी में, जो कि सबसे बड़ा ग्रुप है पौधों का, उसमें रखा गया है। और इस ग्रुप को आम इस्तिलाह में आसानी से समझने के लिए दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक हम कहते हैं ब्रायोफाइटा और दूसरे को हम कहते हैं ट्रेकियोफाइटा। फाइटा का जो वर्ड है वो पौधों के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो ब्रायोफाइटा हैं ये वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, वो तमाम पौधे हैं जिनमें वॉस्कुलर बंडल और कंडक्शन के लिए जाइलम फ्लोएम नहीं होता। जबकि जो ट्रेकियोफाइटा हैं ये वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जिनमें वॉस्कुलर बंडल या वॉस्कुलर टिश्यू किसी भी शक्ल में कंडक्शन करने के लिए जो ऑर्गन्स हैं वो होंगे, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि जाइलम पानी मुहैया करती है और फ्लोएम तैयारशुदा खुराक को पूरे जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर मुहैया करती है। ये साइंटिफिक प्रॉपर टर्म्स नहीं है, जनरल टर्म्स हैं जिनको हम अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पौधों को अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके अलावा पौधों को और भी छोटे बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो उनको हम फिर क्लासेस, उससे छोटे ग्रुप्स को सब क्लासेस वगैरह जो है वो हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब इन्होंने आपको जो टेबल नंबर 9.1 है इसमें एक छोटी सी क्लासिफिकेशन दिखाई है ब्रायोफाइटा की। इन्हें 3 छोटे ग्रोहों में तकसीम किया गया है जिसे हम डिवीजन कहते हैं। जैसे पहला ग्रुप जो है वो है पैटिकॉप्सीडा है, म्यूसी है, एंथोसेरोप्सीडा है और इनके कॉमन नेम्स जो हैं लिवरवर्ट्स, मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स आम नाम हैं जो कि इनको आम इस्तिलाह में दिए गए हैं। इसी तरह ट्रेकियोफाइटा में साइलोप्सीडा है, लाइकोप्सीडा है, सफिनोप्सीडा है, टेरोप्सीडा है, फिलीसीनी है, जेमनोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्मी है। और इनके ताल्लुक़ रखने वाले जो पौधों के आम नाम हैं वो फर्न्स, मॉसेस, हॉर्सटेल्स, फर्न सीड प्लांट्स हैं, नेकेड सीड प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो सबसे एंड में आते हैं। अब इसमें से कुछ हिस्सा आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको उसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस टेबल को आपने याद कर लेना है कि ब्रायोफाइटा की कितनी डिवीजन्स हैं, ये 3, ट्रेकियोफाइटा की कितनी सब डिवीजन्स हैं, ये सारी, और आगे से क्लासेस कितनी हैं, ये 3, और कि कौन सा जो एग्जाम्पल है वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे लाइकोप्सीडा का पूछा जाए कि इसकी मिसाल क्या है तो आप क्लबमॉसिस कह सकते हैं। अब ये जो आपकी बुक में अगला हिस्सा है डिवीजन ब्रायोफाइटा, बहुत आसान लिखा हुआ है जो कि मैं अब आपको बोर्ड पर समझाने लगी हूँ। ये देखिए, ब्रायोफाइटा ग्रुप है किंगडम प्लांटी का, और ये वो पहले पौधे थे जो कि ज़मीन पर आए, जिन्होंने पानी को छोड़ा और ज़मीन पर इन्होंने ग्रो करना शुरू किया। कहा यह जाता है कि ये अलजी से वजूद में आए और पुअरली अडेप्टेड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इनमें अडेप्टेशंस मौजूद नहीं हैं कि ये लैंड पर बड़े अच्छे तरीके से अपना सर्वाइवल कर सकें एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लांट्स। ज़्यादातर ये डैम्प शेडी प्लेसेस के अंदर रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर नमी हो, जहाँ पास पानी हो, जहाँ पर साया हो। इनमें जाइलम भी नहीं, फ्लोएम भी नहीं, फ्लावर भी नहीं। इनमें किसी किस्म का बॉडी को स्ट्रेंथ देने वाला टिश्यू, कैम्बियम, कॉर्क वगैरह बिल्कुल नहीं। इन्होंने अगर मिनरल्स और पानी को हासिल करना होता है तो ये 2 प्रोसेसेस के थ्रू करते हैं। एक हो जाती है ऑस्मोसिस और दूसरी हो जाती है डिफ्यूजन। इनको एम्फीबियन प्लांट्स कहा जाता है। एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फीबियन एनिमल्स का एक ग्रुप है जिसमें आता है फ्रॉग, टोड। ये वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो कि पानी में जाके अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये पानी के बगैर अपनी सेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें गैमेट्स को रिलीज़ करने के लिए पानी एक मीडियम के तौर पे चाहिए होता है। इसीलिए ये ज़मीन पर आते हैं लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी में जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस सिमिलैरिटी, क्योंकि ये पौधे भी पूरी तरह पानी को नहीं छोड़ सके, इनके गैमेट्स भी जो है वो पानी के अंदर मिलाप करते हैं, और ये पानियों के पास नमी वाली जगहों पर, गीली जगहों पर ये पौधे उगते हैं, ग्रो करते हैं, तो इसलिए इनको एम्फीबियन प्लांट्स कहा जाता है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक पूछा जाए आपका एग्जामिनर कि वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियन प्लांट्स, तो आपका ये जवाब होना चाहिए जो कि पेज नंबर 132 पर
लिखा हुआ है और उसे मैंने पॉइंट बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पौधे हैं, ये दो तरह की शक्लों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हेट्रोमॉर्फ, क्योंकि इसकी जो शक्लें हैं दोनों वो एक दूसरे से अलग होती हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल। तो इसकी जो दो शक्लें हैं उन्हें हम कहते हैं जेनरेशंस, और क्योंकि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आती हैं, शक्ल में एक दूसरे से फ़र्क है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक जेनरेशंस। दोनों जेनरेशंस एक दूसरे को अदल बदल करके पैदा करती हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इन्हें, इस जो फिनोमेनॉन है इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अब हम देख लेते हैं वो क्या जेनरेशंस हैं। एक जेनरेशन जो है वो है स्पोरोफाइट और दूसरी जेनरेशन है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट हैप्लॉइड जेनरेशन होती है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जेनरेशन होती है। स्पोरोफाइट छोटी होती है साइज़ में, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये गैमीटोफाइट के बगैर रह नहीं सकते, और ये स्पोर्स पैदा करके गैमीटोफाइट को पैदा करते हैं। गैमीटोफाइट आगे से गैमेट्स पैदा करते हैं। गैमेट्स पैदा करने के लिए ये माइटोसिस करते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड हैं इसलिए इनके गैमेट्स माइटोसिस के थ्रू पैदा होते हैं। दो तरह के गैमेट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल जो होगा वो एग होगा और मेल जो होगा वो एंथीरोजॉइड होगा, और ये मूव भी कर सकता है। ये मोटाइल होगा, ये नॉन मोटाइल होगा। एंथीरोजॉइड एग से रिलीज होने वाले केमिकल्स को सेंस करके इस तक पहुंचता है। जब ये दोनों सेल्स एक एग है और एक एंथीरोजॉइड है, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट। उसके बाद जाइगोट डेवलप करके स्पोरोफाइट बना देता है। स्पोरोफाइट फिर स्पोर्स पैदा करेगा, गैमीटोफाइट को पैदा करेगा। जब स्पोरोफाइट स्पोर्स पैदा करेगा तो ये जो स्पोर्स हैं ये छोटे छोटे होते हैं और ये मियोसिस से बनते हैं ताकि क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर हाफ हो जाए, और फिर ये स्पोर्स ग्रो करके जो नमदार जगह है, जो गीली जगह हैं पानी के पास, गैमीटोफाइट पैदा करते हैं। अब मैं इसकी डिटेल्स आपको एक डायग्राम के थ्रू भी दिखाती हूँ। जो ब्रायोफाइट्स में एक इम्पॉर्टेंट स्पोरोफाइट है उसमें ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सीटा बोलते हैं, उसके ऊपर ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके ठीक नीचे गैमीटोफाइट होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें प्रॉपर प्लांट के जैसी जो बॉडी है वो नहीं है। तो इस तरह की बॉडी जो कि प्रॉपर प्लांट लाइक नहीं होती उसको थैलस बॉडी कहते हैं, जो कि रूट स्टेम लीफ की टर्म्स में हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इस तरह की बॉडीज़ को हम थैलॉइड कहते हैं क्योंकि इनका जो साइज़ है ये खासा छोटा है। तो इनमें राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बारीक बारीक छोटे, जो कि रूट्स का काम करते हैं, बट ट्रूली ये रूट्स नहीं होते। तो ये जो है हिस्सा, इसका कैप्सूल, इसका सीटा, यहाँ पर एक टिश्यू के थ्रू ये नीचे वाले हिस्से के साथ एम्बेड हुआ होता है, इतने हिस्से को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये स्पोरोफाइट जेनरेशन है, और नीचे वाली जो जेनरेशन है ये गैमीटोफाइट है। ये खुराक बनाती है और स्पोरोफाइट खुराक गैमीटोफाइट से हासिल करती है। स्पोरोफाइट बहुत छोटी होती है, गैर नुमाया होती है, और गैमीटोफाइट के साथ ही पाई जाती है। तो जब ये स्पोर्स पैदा करेगी, स्पोर्स जो है वो गैमीटोफाइट को पैदा करेंगे। अब गैमीटोफाइट पर
क्योंकि हमने अभी बात की कि गैमेट्स बनते हैं, तो उसके हम जो ऑर्गन्स हैं जो कि गैमेट्स बनाते हैं उनको भी देख लेते हैं। उसके दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं। एक फीमेल पार्ट है जिसे हम कहते हैं आर्चिगोनिया, और एक मेल पार्ट है जिसे हम कहते हैं एंथरीडिया। दोनों एक ही पौधे पर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। एंथरीडिया में एंथीरोजॉइड्स बनेंगे जो कि मेल गैमेट्स हैं, मोटाइल हैं, हैप्लॉइड हैं। और एक आर्चिगोनिया में एक वक्त में एक ही एग बनेगा, हैप्लॉइड होगा, और ये मूव नहीं कर सकेगा, ये इधर ही रहेगा। तो एग से रिलीज होने वाले केमिकल्स को डिटेक्ट करते करते एंथरीडिया, एंथेरोजॉइड्स ये एग तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर एंथीरोजॉइड्स जो हैं एग के साथ फ्यूज़ करते हैं, इसको जाइगोट बनाते हैं। फिर ये जो जाइगोट है ये डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरता है और ये जो है स्पोरोफाइट को पैदा करता है। इस तरह से इसकी जो दो जनरेशन्स हैं वो एक दूसरे को अल्टरनेट करती रहती हैं, यानी स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट को पैदा करती है और गेमिटोफाइट दोबारा स्पोरोफाइट को पैदा करती है। एंड दिस साइकिल keeps on repeating. Because of this reason, this whole phenomenon is known as alternation of generation.